गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने जो सवाल देखे थे याद कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो सवाल देखे तो उसमें अंत में देखते हैं कि ताप विद्युत संयंत्र की बात थी और जल विद्युत संयंत्र की बात की थी। ताप विद्युत संयंत्र ये टिप्पणी देखी थी और जल विद्युत संयंत्र ये थे हमारे सवाल नंबर 7 और 8 सवाल हो चुके थे हमारे। फिर हम यहाँ पर रुक गए थे। आज हमारा ये 9वां सवाल है, जैव मात्रा, सवाल नंबर 9। मैंने सवाल नहीं लिखा है, टिप्पणी आप लोगों को लिखनी है। ये हमारा सवाल नंबर है 9। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि हम सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ईंधन के रूप में उपलों के दहन से आप भली भांति परिचित हैं और भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती हैं। चूँकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल जो है बिना ज्वाला के जलता है। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इसी प्रकार गोबर फसलों के कटने के पश्चात नए बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। चूँकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम हो गया गोबर गैस। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। उसका चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये चित्र आप लोगों को नोटबुक में बनाना है, एग्ज़ाम में भी बनाना पड़ता है। देखते हैं, बायोगैस की बात हो रही है। जैव गैस संयंत्र, ये हमारा सवाल यहाँ से शुरू होता है 10वां। यहाँ पर हमने देखा था वो 9वां सवाल था। जैव मात्रा, ये हमारा 9वां सवाल था। अब ये सवाल शुरू होता है यहाँ से। क्या सवाल रहेगा? जैव गैस संयंत्र की बात है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हो गया 10। यहाँ से शुरू करेंगे सवाल नंबर 10। यहाँ से जैव गैस संयंत्र के बारे में। तो इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी रचना होती है। यह सभी ईंटों जैसी ये गुंबद जैसी रचना है, ये सभी ईंटों से बनी चीज़ें हैं। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसमें करदम यानी स्लरी होती है, वह बनाया जाता है, जहाँ से इसे समपाचित्र में डाल दिए जाते हैं। डाइजेस्टर इस टंकी में डाल दिया जाता है। समपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्मजीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। यह प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप हमें मुख्य गैस मिलती है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी प्राप्त होती है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न होती है। जैव गैस को समपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से स्लरी डाला जाता है और यहाँ से गैस प्राप्त कर दी जाती है। बाकी बचा हुआ कचरा जो है वो खाद के लिए काम आता है।
आगे चलते हैं। जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से ये पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस को जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं, जिसमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होते हैं। यह एक उत्तम खाद के रूप में भी काम आती है। इस प्रकार जैव अपशिष्ट व वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती हैं और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यहाँ तक लिख सकते 10वां सवाल हो गया। आगे चलते हैं पवन ऊर्जा, हमारा 11वां सवाल। पवन ऊर्जा, ये सवाल नंबर है 11। चलते हैं तो सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है। जैसे कि पवन चक्की की बात करते हैं। पवन चक्की द्वारा प्रचलित जल पंप कई सदियों से बना चला आ रहा है। इसमें पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की का निर्गत बहुत कम होता है, इसीलिए उसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं है। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती हैं। ये हो गया 11 नंबर का सवाल पवन ऊर्जा के बारे में। फिर और आगे पवन ऊर्जा के बारे में है, यहाँ पर और भी हैं। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि भी इसी में हैं। तो यहाँ पर मिलेंगे 12वां सवाल पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। ये हमारा सवाल नंबर हो गया 12, पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। ठीक है, ये 12 नंबर का सवाल आप लोग नोट कर लेना, पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। तो इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, ये लाभ हो गया। परंतु उसके उपयोग करने की बहुत सीमाएं हैं। पहली सीमा कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल भी कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। इसके साथ ही संचायक सेलों जैसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए।
जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती हैं। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है और 1 मेगावाट के जनयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक। इसके अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धुंध, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। अतः उनके लिए एक उच्च स्तर के रख रखाव की भी आवश्यकता होती है। इसी के अंदर 12 नंबर का सवाल हो गया लाभ और हानियाँ। उसके बाद हम देखते हैं सौर ऊर्जा की बात करते हैं। सौर ऊर्जा हमारा 13 नंबर का सवाल है। टिप्पणी है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये 13 नंबर का सवाल हो गया, टिप्पणी सौर ऊर्जा के बारे में। ये 13 नंबर का सवाल। सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित भी हो जाता है तथा बाकी शेष भाग जो बचेगा वह पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में हमारा 13 नंबर का सवाल था। सर्वसम परिस्थितियों में परावर्तक, ये सोलर कुकर की बात है, सौर कुकर की बात है। सौर ऊर्जा में चलते हैं आगे। तो सौर कुकरों तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि में हमने इसी सौर ऊर्जा का उपयोग तो किया ही है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग दर्पण देख सकते हैं, जिससे इसका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। फिर ये हमारे काम का नहीं है, इसको निकाल देते हैं। उसके बाद हैं और भी हमारे पास हैं सौर सेलों के बारे में, उसके लाभ भी यहाँ पर हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पार पाया जाता है। सौर सेल की बात करते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती हैं। लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है, जिससे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर उसके लाभ भी हैं। सौर सेलों की बात करते हैं। यहाँ पर इसको 14 नंबर का सवाल दे देते हैं। सौर सेलों की बात है, यहाँ से इसे 14 नंबर का सवाल दे देते हैं। हमारा ये 14 नंबर का सवाल हो गया। फिर ये सौर सेलों की ही बात है। यहाँ पर बहुत आसान सवाल है, 8वीं कक्षा में भी आ गया है। इसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है, ये सभी बातें हो गई। इसका उपयोग भी बहुत हो गया। यहाँ पर इन सभी में इसका उपयोग दिया गया है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ तक चलते हैं, देखते हैं। बहुत हो गया आज यहाँ पर सौर सेलों तक। तो 14 नंबर तक सवाल हमने दिए थे। तो आप लोगों को इतने सवाल के जवाब नोटबुक में लिखने हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग समुद्र से ऊर्जा की बात करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरे भाग में और अंतिम भाग में।